Hello students, welcome to Tukrux. I am Ritika back with a new chapter of class 11th, The Living World. हमारा class 11th का सबसे पहला chapter है The Living World. इससे मतलब से ही हमें समझ आ रहा है लिविंग मीन्स जो ऐसी चीजें जो लिविंग है, जो जिंदा है, और वर्ल्ड यानी कि उनकी दुनिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित हम जिनको मानते हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी दुनिया कैसी है, उनका वर्ल्ड कैसा है, आइए कुछ उसके तरफ नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा सवाल आता है व्हाट इज लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो एक्चुअली है क्या। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में यानी कि व्हाट इज लाइफ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है हमारा व्हाट इज लिविंग एंड वर्सेस व्हाट इज नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं। हम किस तरीके से क्राइटेरिया करेंगे या फिर किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे कि ये जो एंटिटी है ये लिविंग है और ये जो एंटिटी प्रेजेंट है ये एंटिटी एक नॉन लिविंग एंटिटी है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं द लिविंग प्रोसेसेस, जिनको हमने बोला द लिविंग प्रोसेसेस। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास इसका एग्जांपल है डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे के सारे हमारे लिविंग प्रोसेस हैं। कोई एंटिटी है जिसमें ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो वो एंटिटी होगी हमारी लिविंग एंटिटी। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसी एंटिटीज जिनमें ये सारे के सारे प्रोसेस नहीं हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे नॉन लिविंग एंटिटी। सीधा सीधा एग्जांपल है हमारा इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का। हम ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हुआ। हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हुआ। हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन हुआ। हम हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीशन हुआ। हम रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मूव करते हैं, रिप्रोडक्शन हुआ। खाने को हम पचाते हैं, डाइजेशन हुआ। सारे के सारे प्रोसेस हम करते हैं, देयरफॉर ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास, जैसे कि आप मान लीजिए टेबल है, ये पेन मान लो, ये मेरे हाथ में जो पेन है ये पेन, क्या ये सारे के सारे प्रोसेस करता है ये पेन? डज दिस पेन अपने आप में रिप्रोड्यूस करके एक इसके मिलता जुलता एक पेन बना सकता है? नहीं, ये नहीं बना सकता। वो तो हम मशीन्स में बनेगा, प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, तभी हमारे पास इसके जैसा एक और पेन बनेगा। लेकिन क्या ये खुद में सेल्फ सस्टेनेबल है कि ये खुद एक पेन अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके? नहीं। जब ये सारे प्रोसेस कोई एंटिटी नहीं कर पाती है उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग एंटिटी बच्चों, ठीक है। लिविंग एंटिटी जो ये सारे प्रोसेस कर सकती है, नॉन लिविंग एंटिटी जो ये सारे प्रोसेस नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं व्हाट इज लाइफ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्वेश्चन आता है पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? दूसरा सवाल हमारा आता है पर्पस ऑफ लाइफ। अब हम साइंस के टीचर्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग आते हैं साइंटिस्ट में। अब पर्पस ऑफ लाइफ तो भैया फिलोसोफर्स जो होते हैं हमारे वही बता पाएंगे आपको कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम उससे ही डील करते हैं कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग वाला जो पॉइंट आता है हमारा व्हाट इज लाइफ में, हम इसी क्वेश्चन को डील करेंगे। इसी बात से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ तो आपको अपना पर्पस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपको अपना एम, गोल मान लो, लक्ष्य मान लो, ये आपको अपनी लाइफ में खुद ही ढूंढना पड़ेगा और आपको खुद ही उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और हमारे फिलोसोफर जो हैं ये सब उनका काम है। हम टीचर्स और आप स्टूडेंट्स एक बार इसको रहने देते हैं, पढ़ाई पे आ जाते हैं कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। जब हम लिविंग एंटिटीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब आप पूछोगे बायोडाइवर्सिटी किसको कहेंगे? सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल है, अगर आप सारी चीजें अगर आप समझो, सिर्फ दिमाग में एक ही स्पीशीज को रखो, ह्यूमन बींग्स,
अगर आप अपने आप को एक स्पीशीज की तरह ट्रीट करोगे और फिर उससे क्वेश्चंस को डील करोगे, बायोलॉजी को डील करोगे, साइंस को डील करोगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा चीजें समझनी इजी हो जाएंगी। अब बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे समझो, हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब मेरी जो शक्ल है, शक्ल का जो कलर है, स्किन टोन है, मेरा वॉइस टोन है, एक्सेंट जो है वो अलग है। वही कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है या कोई साउथ इंडियन टीचर है, कोई साउथ इंडियन पर्सन है, उसका देखो आप डिफरेंट मिलेगा। अब आप हम दोनों को एज अ ग्रुप कंबाइन करो और कंपेयर करो किसी यूरोपियन पर्सन से, और फिर यूरोपियन पर्सन को कंबाइन करो, कंपेयर करो किसी जापानीज पर्सन से, कंपेयर करो किसी अमेरिकन पर्सन से। हर एक इंसान जो है जगह जगह का, उसमें वेरिएशंस मिलेंगी। इवन अगर आप सेम जगह पे, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में भी आपको नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के जो लोग हैं, उनके लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स में, उनके स्पीच पैटर्न्स में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि अलग अलग तरीके की हमारे पास डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है। अब जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि यार ये इंसान अलग तरीके से बात करता है, ये अलग तरीके से बात करता है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, इसको हम 3 अलग अलग लेवल्स पे स्टडी करते हैं। There are 3 different levels to study the biodiversity। सबसे पहला लेवल जो आएगा वो आएगा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड हमारे पास आएगा इकोलॉजिकल, या फिर हम बोल सकते हैं एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होगी जो विद इन अ स्पीशीज जो है वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यार गर्मी आ गई है, आम का सीजन तो है, आम तो सबने खाए हैं, लेकिन अब हमने अलग अलग तरीके के आम खाए हैं। कुछ आम हम बोलते हैं यार ये आम तो शेक बनाने वाले हैं, जूस वाले हैं, शेक वाले आम हैं, ये आम तो यार चूसने वाले आम है, इनका शेक नहीं बनता। तो ये अलग अलग वेराइटीज हो गई आम की, है ना। हमारे पास सफेदा, लंगड़ा, तोतापुरी, अलग अलग टाइप के क्या है आम है, अलग अलग वेराइटीज की आम है। लेकिन आम जो है वो सिंगल एक ही पेड़ है, आम की जो वेराइटी है, जो स्पीशीज है वो एक है हमारे पास। उस स्पीशीज के अंदर भी वेरिएशंस हैं, वो हमारे पास आएगी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वो आएगी हमारे पास जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे पास क्या है, मैंगो वेराइटीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। दूसरी हमारे पास आती है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास डिफरेंसेस जो हमें अलग अलग स्पीशीज में देखने को मिलती है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आप मैंगो ट्री को देखोगे और एप्पल ट्री को देखोगे, आम का पेड़ और सेब का पेड़ दोनों अलग अलग है, एक पे आम लगेगा एक पे सेब लगेगा, फ्रूट्स भी डिफरेंट है दोनों के, तो वो हमारे पास आएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी में। इसलिए मैं लिख देती हूँ मैंगो एंड एप्पल ट्रीज। क्लियर। थर्ड हमारे पास आता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या फिर एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी अलग अलग एनवायरमेंट से डील करेगी। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया that will be compared with the species or populations or communities living in another area. Clear? For example, इसका अगर एग्जाम्पल स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये माउंटेन्स वाला रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास है माउंटेन्स। माउंटेन्स में जो स्पीशीज पाई जाएंगी, माउंटेन्स में जो स्पीशीज पाई जाती हैं हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास माउंटेन्स में स्पीशीज जो है ये प्रेजेंट है। उसके कंपैरिजन में अगर ये हमारे पास यहाँ डेजर्ट है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट में जो स्पीशीज पाई जाएंगी क्या वो सेम होंगी? जो माउंटेन्स में स्पीशीज मिलेंगी और जो डेजर्ट में स्पीशीज मिलेंगी क्या वो सेम है? नहीं बच्चों, आपको पता है, मुझको पता है, वो स्पीशीज जो है वो सेम नहीं है। तो जो बायोडाइवर्सिटी आपको एक माउंटेन रीजन में देखने को मिलती है और एक डेजर्ट रीजन में देखने को मिलती है, वो अलग अलग है। उस स्पीशीज की डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी एट द इकोलॉजिकल लेवल। एट द इकोलॉजिकल लेवल 3 लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम में, लिविंग वर्ल्ड में, इन्वायरमेंट में, अर्थ पे
ऐसे हमें करोड़ों स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। दे आर अ वेरी वेरी हाई वेराइटी ऑफ स्पीशीज। और अभी तक अगर हम साइंटिस्ट की माने या फिर हम रिपोर्ट्स की माने, अभी तक सिर्फ हमने उसका 10-20% जो स्पीशीज हमने वो डिस्कवर किया है। ऐसी काफी ज्यादा स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, जो हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं है, कि वो हैं या नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं पता है हमें। क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट को ले लीजिए, इतना डीप है अमेज़न फॉरेस्ट, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, वहां की एकदम स्पीशीज को कलेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप माउंटेन रीजन पे हाई जाएंगे, एकदम हाई एल्टीट्यूड्स पे, क्या पता कुछ अलग स्पीशीज पाई जाती हो, वहां तक हम गए नहीं, वहां तक हमारी रिसर्च नहीं पहुंची है, वहां पे हमने रिसर्च की ही नहीं है, तो वहां की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो अभी तक अननोन है। तो जब ऐसे रीजन्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी जब हमें पता चल जाएगी, तो स्पीशीज रिचनेस जो है या फिर बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा एक और बात, बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी किसी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, मान लीजिए किसी भी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब आएगा कि वो जो एरिया है वो सस्टेन्ड है, वो स्टेबल है। ठीक है, वो जो इन्वायरमेंट है या फिर वो जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल है, बैलेंस्ड है। तो वहां पे क्या होगा, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। और जहां पे बैलेंस इकोसिस्टम होता है वहां पे रिप्रोडक्शन का रेट भी हाई होता है, वहां पे कंडीशंस जो है वो भी ऑप्टिमम रहती हैं, वहां पे सारी चीजें जो है वो सही तरीके से होती हैं, वहां पे नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं उनके जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। किसी भी बैलेंस्ड इकोसिस्टम में या फिर एक नॉर्मल बैलेंस सस्टेन्ड इकोसिस्टम में नेचुरल कैलामिटीज जो हैं वो बहुत कम आती हैं। नेचुरल कैलामिटीज आती ही डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम में हैं, जब आप एक इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को कम करते हो, उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, हैबिटेट लॉस करोगे, फ्रेगमेंटेशन करोगे, या फिर उसके साथ उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने की कोशिश अगर आप करोगे, तो वहां पे चांसेस होंगे कि नेचुरल कैलामिटीज आए। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ ये रिलेटेड नहीं है कि आपने साइंस पढ़ ली, हाँ बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हैं, अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग टाइप के बटरफ्लाईज हैं, अलग टाइप के एनिमल्स हैं। नहीं, ये जो चीजें हैं ये आपकी रियल लाइफ से भी रिलेटेड हैं, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप देखो पुराने टाइम में माउंटेन जो रीजन्स थे हमारे पास, उनमें इतनी लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं आती थी, आज के टाइम पे ज्यादा आने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस बैलेंस इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की। अगर आप किसी भी बैलेंस इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, तो नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर्स जिसको हम बोलते हैं, उनके आने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? आज की हमारी क्लास जो है वो स्पेसिफिकली रहेगी टेक्सोनॉमी पे बेस्ड। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस समझने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि टेक्सोनॉमी जो है वो आया ही क्यों, किस तरीके से, किस वजह से, किस प्रोसेस से टेक्सोनॉमी जो ब्रांच है साइंस की हमें वो लानी पड़ी। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास एक स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स को ही ले लिया, फिर कोई ट्री को मानते हैं, चलिए हमारे पास एक ट्री है, ये हमें एक ट्री मिल गया, यूनिक सा बड़ा सा ट्री मिला। अब इस ट्री को, अब ये ट्री हमें मिल गया इंडिया में भी। अब इसी ट्री की अगर मैं बात करूं, ये ट्री सेम टू सेम डिट्टो सेम कॉपीज की मिल गई हमें यूरोप में। अब कौन सा ट्री किसको क्या बोलेंगे, इंडिया में इसको नाम दे दिया ए, यूरोप में इसको नाम दे दिया बी। लेकिन अब कंफ्यूजन होगी, साइंटिस्ट जो इंडिया में प्रेजेंट हैं वो कहेंगे कि दैट ए प्लांट, दैट या फिर scientists at India will say that a tree has this properties, whereas scientists in Europe will say that this plant has this properties and this is not plant A, this is the plant B. नेमिंग में कंफ्यूजन हो गई, इसकी कैरेक्टराइजेशन जो है उसमें कंफ्यूजन हो गई, काफी ज्यादा चीजों में जो है वो दिक्कत हमें देखने को मिली। क्लियर? इसी तरीके से हमने क्या सोचा, साइंटिस्ट सब लोगों ने बैठा, दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे सिर्फ एक ही नाम रहे, एक अलग ही नाम दे दिया, ए और बी को मिलाकर नाम दे दिया सी, सी डी। चलो ठीक है, दो नाम दे दिए सी डी।
इन्होंने सोचा CD नाम दे दिया। ये जो ट्री है जिसके बारे में आप बता रहे हो, ये ट्री ऐसा ऐसा दिखता है। इंडिया वाले साइंटिस्ट ने कहा इस ट्री की 5 कैनोपीज बनती हैं अलग अलग लेवल्स पे। यूरोप वाले साइंटिस्ट ने भी कहा हाँ 5 कैनोपीज बनती हैं अलग अलग लेवल्स पे। जो प्रॉपर्टीज जो हैं A और B ट्री की मैच हुई, दैट मीन्स दैट ट्री इज द सेम ट्री, तो उसका नाम भी तो एक ही होना चाहिए। अब मैं हूँ, अब मेरा ऋतिका नाम है, अब मुझे कोई 10 नाम से थोड़ी बुलाओगे आप लोग। नाम तो एक इंसान का एक ही होगा, तभी तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन, उसकी वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट हो पाएगी। इसी तरीके से जो ट्री है उसका भी एक ही नाम होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड की जा सके। इसके अलावा एक साइंटिस्ट एक कंट्री में वर्क कर रहा है, दूसरा साइंटिस्ट दूसरे कंट्री में वर्क कर रहा है, वो अपना वर्क शेयर कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे, इजीली क्या है समझ पाएंगे दूसरी प्रॉपर्टीज को। मान लीजिए इंडिया वाले साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसकी फिजियोलॉजी पे, यूरोप वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इसकी मॉर्फोलॉजी पे काम कर रहे हैं। दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर तभी हो पाएगी जब उनको यकीन होगा कि दोनों के दोनों साइंटिस्ट एक ही ट्री पे, एक ही प्लांट मटेरियल पे काम कर रहे हैं। उनको यकीन कब होगा? जब उनका नाम सेम होगा। नाम सेम रखने के इस प्रोसेस को हमने नाम दिया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी भी प्लांट की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीशीज की, अगर हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में से सबसे पहला जो स्टेप हम पढ़ते हैं वो हमारा स्टेप आएगा कैरेक्टराइजेशन। वो हमारा स्टेप आएगा। सेकंड जो स्टेप है हमारे पास वो हमारे पास आएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड द थर्ड स्टेप will be classification. The third step will be classification and the fourth step will be nomenclature. The fourth step will be nomenclature. इसका मतलब जब भी हम टेक्सोनॉमी स्टडी करेंगे तो हमें ये 4 स्टेप्स देखने पड़ेंगे: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब इन 4 स्टेप को कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो इन 4 स्टेप से डील करती है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्लासिफाई करेगी और उसका नाम करेगी। उसका क्या करेगी? उसको नाम देगी। ठीक है, उसका नेम जो है उसको, उसकी नेमिंग करेगी, उसका नोमेनक्लेचर करेगी। क्लियर? टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with describing the organism and later on classifying it according to its description. टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, उस नए ऑर्गेनिज्म को देख के आप क्या बता पाओगे? उस ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए हमें एक फूल मिला जो एक नया एकदम यूनिक फूल है, हमने देखा इस फूल की 5 पेटल्स हैं, इस फूल की 2 सेपल्स हैं और इस फूल में जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स जो हैं वो 8 ओव्यूल्स है। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, हमें जो दिख रहा है कि अच्छा लीव्स इस तरीके की हैं, लीव की शेप ऐसी है, लीफ का एरिया इतना है। ये जो चीजें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो हमने उसके डिस्क्राइब किए। ये सारा आएगा हमारा कैरेक्टराइजेशन के स्टेप में। ये सब हमारा आता है कैरेक्टराइजेशन के स्टेप में कि हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, फिर कैरेक्टराइज किया हमने उसको। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो स्पीशीज प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, क्या ये उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। मान लीजिए मैंने बताया कि ऐसा एनिमल है जिसकी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ हैं, हाथ जो है उनमें डिजिट्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स का एरिया इतना इतना है, 2 पैर हैं, पैर के नीचे हमारे पास टो देखने को मिलता है, टो की शेप साइज ऐसा है, उसमें स्टमक होगा। एनाटॉमी में चले जाएंगे, उसमें स्टमक देखने को मिलेगा। ठीक है, लीवर देखने को, ये सारे प्रोसेस अगर मैं डिस्क्राइब करने लगा तो आप समझ पाओगे मैं किसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो एग्जिस्टिंग स्पीशीज से मेल हुआ, एग्जिस्टिंग स्पीशीज से मैच होता है ये डिस्क्रिप्शन हमारा, तो वो आ गया हमारा आइडेंटिफिकेशन में। क्लियर? आइडेंटिफाई हो गया वो। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज नहीं है, इसका मतलब मेरे को कोई यूनिक स्पीशीज मिली है जो आज तक किसी को नहीं मिली, मैंने कोई अलग स्पीशीज जो है वो डिस्कवर कर दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्लासिफिकेशन। उसको, उसके जो कैरेक्टराइज हमने कैरेक्टर्स देखे थे, उसके कैरेक्टर्स को देख देख के हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो कहाँ पे क्लासिफाई होता है और फिर उसका नाम करेंगे। क्लियर?
ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये आज की हम हमारी क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से हम एक ग्रुप में बांधेंगे या एक ग्रुप में नहीं बांधेंगे, और किस तरीके से उसका नाम करेंगे। अगर हमने ग्रुप में लगा दिया फिर भी उसका जो नाम करेंगे, उसका जो नॉमेनक्लेचर जो होता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो किस तरीके से होंगे, वो आज की क्लास में हम डील करेंगे। क्लियर? तो हम आते हैं, एक और टर्म आती है सबसे पहले, सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी हमने पढ़ी, सिस्टमैटिक्स हमने पढ़ा। सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या है? अगर आम भाषा में देखा जाए तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यानी कि टेक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। दोनों के दोनों टर्म्स को आप एक तराजू में तोल सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों टर्म्स को आप एक जगह पे या फिर एक जगह पे दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को। ऑल्दो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप सीखिए। डिफरेंस क्या है? सिस्टमैटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। यानी कि अगर हम बात करें मंकी और ह्यूमंस की, मंकी तो अगर और ह्यूमंस की अगर हम बात करें, हम दोनों के दोनों कहाँ से आए हैं? हम आए हैं एप से, या फिर एप्स लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हमारे क्या थे? जो कि हमारे कॉमन एंसेस्टर रहा करेंगे। इस कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं मंकीज और ह्यूमन बींग्स। हम सीधा सीधा डायरेक्टली मंकीज से ह्यूमन बींग्स नहीं आए हैं। ये आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बचपन से, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, उस कॉमन एंसेस्टर जो कि एप लाइक कोई कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर से इंडिपेंडेंट तरीके से मंकीज और ह्यूमन बींग्स जो है वो अराइज हुए हैं। ये क्या है? ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग और मंकी के बीच में। क्लियर? इन रिलेशनशिप को स्टडी करता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करेगा, उसका क्लासिफिकेशन करेगा, उसका नॉमेनक्लेचर करेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन जब भी करेगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए करेगा, उनको कंसिडर करेगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके कंपैरिजन में, ऑन द कॉन्ट्रेरी, टेक्सोनॉमी जो है हमारा, जो अभी हमने देखा, हमारा टेक्सोनॉमी जो था, हमारा टेक्सोनॉमी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनको कंसिडर नहीं करता है। क्लियर? छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों टर्म्स हैं ही एक, सेम तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन लिखें और सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन लिखें, दोनों सेम आएंगी, बट एक माइन्यूट डिफरेंस है दैट सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिंपल एग्जांपल है कि ह्यूमन बींग्स और मंकीज जो है वो किस तरीके से अराइज हुए, क्या उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनको ध्यान में रखते हुए ही क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर होगा। बल्कि टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है। क्लियर? सिंपल सी बात है, सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनमें ही डिफरेंस है। सिस्टमैटिक्स जो है वो आजकल हम यूज करने लग गए हैं, तो हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स जो है हमारे पास, सिस्टमैटिक्स जो हमारे पास वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में टेक्सोनॉमी जो है वो हमारे पास एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, पुराने टाइम में हम टेक्सोनॉमी बोलते थे, आज के टाइम में मॉडर्न टाइम्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड कर दिया गया है और हमने नाम दे दिया है सिस्टमैटिक्स। क्या नाम दिया हमने? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the classification and nomenclature of the organisms, taking into consideration their evolutionary relationships. Clear? आगे बढ़े। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब उसका नाम रखना है आपको, आप क्या कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे ना? पंडित जी को बुलाओगे, हवन कराओगे, पूछोगे उनसे कि अच्छा कि हमारा जो बच्चा है उसका क्या नाम रखना चाहिए। पंडित जी आपको बताएंगे किस टाइम पे आपका बच्चे का जन्म हुआ था, किस दिन हुआ था, कौन सा महीना है, कौन सा समय है, ठीक है, सारी चीजों को कंसिडर करके वो बताएंगे अच्छा इसका नाम आप र से रखिए।
र से फिर आप कोई नाम सजेस्ट करोगे, फिर पंडित जी उसको अप्रूव करेंगे, फिर कहेंगे हाँ जी ये नाम आपका ठीक है। ये हिंदू रिलीजन के हिसाब से नेमिंग प्रोसेस होता है, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग नेमिंग प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हमारे पास हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्पीशीज है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसका ऐसे तो नहीं उसका कुछ भी नाम रख देंगे। कुत्ते को हम कुत्ता क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसका नेम जो है, उसका नेमिंग किया गया है, उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो हो चुका है। तो उस नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अब वो रूल्स और रेगुलेशंस किसने बनाए? कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई लोग होंगे, कोई ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिन्होंने उस प्रोसेस को बनाया, उन रूल्स और रेगुलेशंस को ले डाउन किया। वो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, IUBN एंड ICZN। ठीक है। अब लेकिन एक चेंज है हमारे पास, जो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वाले जो रूल्स हैं, ठीक है, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वाले जो रूल्स हैं उनको हमने चेंज किया। इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है आपके एनसीईआरटी में तो यही मेंशन है, लेकिन अपडेटेड इंफॉर्मेशन में आपका ये जो नेम है वो अपडेट हो गया, ये चेंज कर दिया गया इस इंस्टीट्यूट का नाम। इस इंस्टीट्यूशन का नाम कर दिया गया है इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ, क्या किया गया है, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर को हटा के कर दिया गया है आपका एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या किया गया है, जो बोटानिकल जो टर्म है, बोटानिकल जो टर्म है उसको हटा के कर दिया गया है आपका एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। क्लियर? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब हम बोटानिकल बात करते, जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं, और फंजाई जो है वो बॉटनी में नहीं आती। फंजाई एक अलग ब्रांच है, फंजाई जो है वो एक अलग ब्रांच है हमारी। फंजाई की ब्रांच को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, एल्गी की ब्रांच को हम बोलेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड बॉटनी, ये अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास। तो इन तीनों को टर्म्स के लिए हम सिर्फ एक टर्म बॉटनी यूज नहीं कर सकते। वो टर्म जो थी वो गलत यूज हो रही थी, आपके एनसीईआरटी में भी यही मेंशन, लेकिन इसका करेक्टेड नेम है हमारे पास एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स नॉमेनक्लेचर। क्लियर? अब रूल्स रेगुलेशंस पे आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला रूल जो है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है। अब आपका नाम है, आप क्या लिखोगे? ऋतिका। मेरा नाम जैसे कि ऋतिका है, लेकिन जनरली लोग कैसे नाम लिखते हैं? अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सरनेम लिखेंगे अपना। क्या लिखेंगे? अपना सरनेम लिखेंगे। तो दो नाम हुए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाई। क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं बाई, दो नाम। ठीक है, दो नामों का जो रूल जो हम इंसानों में फॉलो करते हैं वही सेम रूल ऑर्गेनिजम्स की नॉमेनक्लेचर में भी फॉलो होता है, जिसको हमने बोला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको हमने कह दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो नेम्स होंगे, देयर विल बी टू नेम्स। सबसे पहले नाम को हम बोलेंगे जेनेरिक, जेनेरिक नेम, और जो दूसरा नाम होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। उसको हमने बोला स्पेसिफिक एपिथेट। दो नाम होंगे, पहले नाम को हमने बोला जेनेरिक नेम, दूसरे नाम को हमने बोला स्पेसिफिक एपिथेट। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, दो नाम है, एक होमो एक सेपियंस। आम के पेड़ की बात कर रहे थे तो आम का साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, हमारे पास है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर? ये हमारे पास आम जो है उसका साइंटिफिक नेम्स है। ये जो नाम मैं लिख रही हूँ, इन नाम को हम साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं। जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो बनाए गए हैं उन नेम्स को हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम्स। क्लियर? अब जिस हिसाब से मैंने लिखा है, क्या उस हिसाब को देखते हुए आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने लिखा है होमो सेपियंस, पहला है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। होमो में जो H लिखा है वो कैपिटल है, मैंजीफेरा में जो M लिखा है वो कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल है। क्या फर्स्ट सेकंड रूल आया? जेनेरिक नेम जो है, जेनेरिक नेम का
फर्स्ट अल्फाबेट या फिर फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा, वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। क्लियर। इसके अलावा जब भी हम साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं तो वो क्या किए जाएंगे, वो लैटिन में लिखे जाएंगे, वो लैटिन में लिखे जाएंगे और फिर उनका जो फ़ॉन्ट होगा, उनका फ़ॉन्ट होगा इटैलिक्स, फ़ॉन्ट उनका होगा इटैलिक्स। लैटिन में क्यों लिखे जाएंगे, इसकी क्या वजह है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। आज के टाइम में लैटिन लैंग्वेज जो है उसका यूज़ कोई भी नहीं करता। बहुत पुराने हमारे जो बुक्स हैं उनमें लैटिन लैंग्वेज की नॉलेज रखी गई है। लैटिन कोई आम भाषा नहीं है जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई यूज लैंग्वेज नहीं है, कोई लिविंग लैंग्वेज नहीं है। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में फर्दर कोई चेंज या फिर कोई मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंग्लिश रख देते हैं, मान लीजिए इंग्लिश सबको आती है, हम इंग्लिश रख देते हैं, ये अलग सा नाम मैंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, ये डिफरेंट नेम्स की क्या जरूरत थी। लेकिन इंग्लिश रख देते तो इंग्लिश में तो क्या है, ह्यूमन बींग्स बनता। मतलब जो है इंग्लिश में वो बदलता रहता है। इंग्लिश एक लिविंग लैंग्वेज है। हम डे टू डे की लाइफ में इंग्लिश को यूज करते हैं, हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंग्लिश में रूल्स पता है आपको, एक्सेप्शंस आपको पता है, इतने ज्यादा रूल हैं, इतने ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, वो कभी भी चेंज हो जाएंगे, कभी भी चेंज होते दे, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कोई भी रूल कभी भी चेंज हो जाएगा तो नाम जो है वो तो बार बार हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार जो नाम रख दिया वो नाम रख दिया, उसके बाद सालों तक, सेंचुरीज तक उसका नाम जो है वो चेंज नहीं होता है। इसी वजह से हम लैटिन लैंग्वेज जो है वो सारे साइंटिस्ट ने यूज की, माना कि चलो ठीक है लैटिन डेड लैंग्वेज है, हम लैटिन को यूज करेंगे। होमो सैपियंस का जो नाम है ह्यूमन बींग्स, उसको उसी वर्ड को हमने लैटिनाइज कर दिया। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका कहाँ से आया, इंडिया में पाया जाता था, ये सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर हुआ। तो इंडिया को जब लैटिनाइज किया, देखा क्या कर सकते हैं, तो इंडिका किया जा सकता था, तो कर दिया इंडिका। क्लियर है, आया समझ इससे आपको सबको लैटिन क्यों किया गया। दूसरा रूल है, इसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जब भी आप बुक्स में देखोगे कोई भी साइंटिफिक नेम जो है वो आपको इटैलिक्स में देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपके लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में ही आपको एक टेबल दी गई होगी जहाँ पे नेम्स दिए गए हैं आपको, साइंटिफिक नेम्स अलग अलग स्पीशीज के। उन नेम्स पे अगर आप ध्यान देखोगे ध्यान से, वो सारे के सारे नेम्स इटैलिक्स के फॉन्ट में, यानी कि टेढ़े लिखे गए हैं, इटैलिक्स फॉन्ट है। तो अगर आप साइंटिफिक नेम को देख रहे हो ध्यान से, अगर वो इटैलिक फॉन्ट में, फट से आप बता दोगे कि हाँ ये साइंटिफिक नेम है क्योंकि इटैलिक्स में लिखा गया है। अगर नॉर्मली कोई लिख दे तो क्या होगा, वो साइंटिफिक नेम नहीं कहलाएगा, उसको इटैलिक्स में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप एग्जाम दोगे, आप एग्जाम में लिखोगे तो आप तो इटैलिक्स में नहीं लिख पाओगे, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा नहीं लिख सकते आप। तो क्या रूल है, रूल ये है कि जब आप उसको हाथ से लिखोगे, व्हेन इट विल बी हैंड रिटन, अगर वो हाथ से लिखा जा रहा है तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा और अलग अलग करना पड़ेगा, अंडरलाइंड सेपरेटली, अंडरलाइंड सेपरेटली। जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे होमो सेपियंस, होमो को अंडरलाइन है, सेपियंस भी अंडरलाइन है, मैंजीफेरा अंडरलाइन है, इंडिका अंडरलाइन, लेकिन दोनों अटैच नहीं है। ये जो लाइन है ये यहाँ पे अटैच नहीं कर रखी है, ये अटैच नहीं है, स्पेस है यहाँ पे, ये अटैच नहीं है। देयरफॉर बोथ दीज टर्म्स शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग आपको इनको अंडरलाइन करना है। जब आप किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हो, किसी भी साइंटिफिक नेम को जब आप हाथ से लिखोगे तो आपको उसको अलग अलग तरीके से अंडरलाइन जो है वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा एक और रूल है, अगर मान लीजिए ये मैंजीफेरा इंडिका मैंने डिस्कवर की, मैंने कहा कि अच्छा ये तो अलग सा पेड़ है, आम का पेड़, देखो देखो, सब साइंटिस्ट को दिखाया, बताया, डिस्क्राइब किया, इसका नाम रखा, ठीक है। अब मेरे को उसको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट तो मिलेगा। किस तरीके से क्रेडिट देते हैं हम ऑथर को, उसको हम बोलेंगे ऑथर। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज को डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया, इसका क्लासिफिकेशन किया, इसका नॉमेनक्लेचर किया, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑथर। और उस ऑथर का नाम आगे लिखा जाता है, ठीक है। उस ऑथर का नाम स्पीशीज के आगे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लीनियस है तो लिखा जाएगा, उस ऑथर का जो नाम है वो लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। वो लैटिन में नहीं होगा, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में नहीं होगा, इटैलिक्स में नहीं होगा, अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। क्लियर।
अंडरलाइन जो है वो नहीं किया जाएगा, सिंपल जो उसका नाम जो है वो लिखा जाएगा और एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे तो ऑथर्स के बड़े बड़े नाम होते हैं, साइंटिस्ट कितने बड़े बड़े नाम हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखा जाएगा, छोटा उस नाम का शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया जाएगा और वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज होगी। जैसे कि जो LINN लिखा है मैंने वो कार्लस लीनियस के लिए लिखा है, जिन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स दिए हैं। ये सारे के सारे रूल्स हमें एक साइंटिस्ट ने दिए हैं जिनका नाम है हमारे पास, जिनका नाम है कार्लस लीनियस। क्लियर? अब इन्होंने जो स्पीशीज डिस्कवर की हैं, डिस्क्राइब की हैं, क्लासिफाई किए हैं, नोमेनक्लेचर दिया है, तो हम लिखेंगे LINN फुल स्टॉप, डॉट लगाएंगे। एब्रीवेटेड फॉर्म है तो डॉट लगानी जरूरी है। कोई भी सेंटेंस इसके L लिख दिया डॉट, M किसी का शॉर्ट फॉर्म है M डॉट, MI किसी का है MI के बाद डॉट, हमेशा डॉट लगेगी और उसका जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। उसका नाम लैटिनाइज्ड नहीं होगा, इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा, अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। क्लियर? रिमेंबर। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने हमारी जो क्लास है उसमें हमने क्या देखा है। क्लियर? क्या हमने आज की हमारी क्लास में स्टडी किया है? सबसे पहली बात हमने स्टडी किया है लाइफ जो है उसको हम डील करेंगे, लाइफ लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग वाला। सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ, उसको हम डील नहीं करते हैं हमारी बायोलॉजी क्लास में क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। फिलोसोफर साइकोलॉजिकल्स उन पे हमें काम छोड़ देते हैं। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बता पाएंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं, उनमें लिविंग प्रोसेस होते हैं। वो लिविंग प्रोसेस है हमारे पास डाइजेशन, रिप्रोडक्शन या फिर रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग एंटिटीज में देखने को मिलेंगे। नॉन लिविंग एंटिटीज में हमें ये प्रोसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी का, कि कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इंसेक्ट की। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है इंसेक्ट्स की, अप्रोक्स 70%। यानी कि अगर आप कोई भी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म देखोगे उनमें से हर सात के साथ हमारे पास इंसेक्ट होंगी, बाकी 3 कोई और स्पीशीज होंगी। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे पास इंसेक्ट्स की। अब बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे स्टडी करते हैं। सबसे पहला लेवल है हमारे पास जेनेटिक लेवल, कि एक ही स्पीशीज के जीन्स में कितना डिफरेंस है कि वो अलग अलग तरीके से दिखती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आम की वैरायटी, जो आप अलग अलग तरीके के आम खाते हो, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में आता है वो। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है जिसकी अगर आप आम का पेड़ लो, सेब का पेड़ लो, केले का पेड़ लो, उनमें जो वेराइटीज देखने को मिलती है उनको हम बोलेंगे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। तीसरी वेराइटी है हमारे पास इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी डील करती है तो अलग अलग एरियाज की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको कंपेयर करेगी। माउंटेन में जो रीजन्स प्रेजेंट है वहाँ की जो स्पीशीज हैं वो अलग हैं, जब हम उनको कंपेयर करेंगे डेजर्ट में जो स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास टर्म आती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों ही बायोलॉजी के ब्रांच हैं जो कि क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर जो है स्पेसिफिकली उन पे फोकस करती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो कैरेक्टराइज करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी, क्लासिफाई करेंगी और नोमेनक्लेचर उनका करेगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में? टेक्सोनॉमी पुराना कॉन्सेप्ट है, सिस्टमैटिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है। सिस्टमैटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है उनको फोकस करता है, उनको ध्यान में रखता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसको नेम करना, उसको नेमिंग करनी है, उसका नोमेनक्लेचर करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनको ध्यान में रखते हुए उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक्स, और ध्यान में नहीं रखते हैं टेक्सोनॉमी करते हुए। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जो हमारे सबसे पहले हमें दिए थे कार्लस लीनियस जी ने। इन रूल्स के अकॉर्डिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूल जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है कि किसी भी स्पीशीज का नाम 2 नामों में लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला होगा उसका जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा होमो सेपियंस। होमो क्या है? जेनेरिक नेम है। सेपियंस का क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने होमो सेपियंस और मैंजीफेरा इंडिका में H कैपिटल है, M कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। इन वर्ड्स को आप लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा,
अगर आप उसको हाथ से लिखते हो तो दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा और अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जो ऑथर है जिसने इनकी डिस्कवरी की उसको हम क्रेडिट देते हुए साइंटिफिक नेम के आगे ऑथर नेम भी लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और उस ऑथर का सबसे पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल आएंगे, नाम के आगे फुल स्टॉप आएगा। क्लियर? यानी कि एक डॉट आएगा उसकी शॉर्ट फॉर्म के आगे। ये सिंपल से रूल्स हैं हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो कि हमने आज की क्लास में देखे। आने वाली अगली क्लास में हमारा जो अगला पार्ट बच गया है पार्ट 2, जिसमें क्या आएगा हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की आएगी, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आएगी, टेक्सा आएगा, वो सारी हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग विद मी। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।